मेरा नाम मक्खी मार खां है, पर मैं मक्खियां नहीं मारता, मारता हूँ तो दिल, वो भी जवान खूबसूरत लड़कियों का। कट कट कट, ये तो ज्यादा हो गया। मेरी उम्र में तो आंटी भी मिल जाए ना तो रहमत है। तो अगर आपकी भी उम्र मेरी जितनी है, अरे 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 नहीं, फिर से ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप मेरी एक कहानी सुन सकते हैं। ये घटना तब की है जब मैं 22 साल का था और मेरा चचेरा भाई अपनी पत्नी के साथ पहली बार हमारे घर आया था। उस दिन मैंने पहली बार आंचल को देखा था और सच कहूँ मुझे कुछ नहीं हुआ था, और होगा भी क्यों, वो तो किसी और की बीवी थी ना। मेरे चचेरे भाई को भी दिल्ली में नौकरी मिल गई थी और वो भी हमारे मोहल्ले में घर ढूंढ रहा था। मैंने भी उसकी मदद की और उसे हमारी गली में घर दिलवा दिया। जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था तब मैंने उसके घर का सामान उतारने में और लगाने में मदद की और फिर हम अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। मेरे चचेरे भाई ने मुझे कई बार अपने घर बुलाया था, लेकिन मैं अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था कि मुझे समय नहीं मिल पाता था, या यूं कहिए कि मेरी उससे बनती नहीं थी। इसीलिए मेरा ज्यादातर समय या तो अपनी नौकरी में या फिर अपने दोस्तों के साथ बीतता था। एक दिन उनका फोन आया, जीतू तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा जल्दी घर जाओ, तुम्हारी भाभी बहुत बीमार है और मैं गाँव आया हुआ हूँ। मैं भी जल्दी से उनके घर पहुंचा। भाभी से पूछा तो पता चला कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं जल्दी से उन्हें अपनी बाइक पर लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो पता चला कि उन्हें किडनी में पथरी की वजह से दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाई दी और हम घर आ गए। घर आकर मैंने उनके लिए चाय बनाई और कुछ देर वहीं बैठकर उनसे बातें की। अब वो ठीक थी और मेरा चचेरा भाई भी आने वाला था, तो मैं घर आकर सो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं उनके घर जाता रहा और भाभी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। कई बार उनके घर जाते समय मैं समोसे भी ले जाता था, जिसे हम चाय के साथ खाते और खूब बातें करते। लेकिन मुझे भाभी की बातों से पता चला कि भैया को मेरा वहाँ आना ज्यादा पसंद नहीं था, और ऐसा हो भी सकता था क्योंकि हमारा रिश्ता भी उतना गहरा नहीं था। इसीलिए मैंने फिर से उनके घर जाना बंद कर दिया और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। 1 साल बीत गया और मुझे पता चला कि उनकी नौकरी चली गई है। मैंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं भी उन्हें कोई नौकरी नहीं दिला पाया। बहुत कोशिशों के बाद भी वो बेरोजगार था और घर का किराया भी नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो घर छोड़कर वापस गांव चले गए। मैं भी एक बार गांव गया तो देखा कि उन्होंने किराने की दुकान खोल ली थी और उनसे बात करके लगा कि वो खुश हैं। असली बात तो कुछ दिन पहले की है जब आंचल भाभी का मुझे फोन आया। उन्होंने फोन पर कहा, हेलो जीतू, कैसे हो? मैंने भी कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, और तुम कहाँ हो आजकल? मैंने कहा इन दिनों मैं आगरा में रहता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा अवसर मिला तो मैं पिछले 6 महीने से यही काम कर रहा हूँ। आप सुनाइए, घर में सब कैसे हैं? भाभी थोड़ा रुक कर बोली, सब ठीक है और मैं भी आगरा में हूँ, कभी फुर्सत मिले तो मिलना जरूर। मैं सोच में पड़ गया कि भाभी आगरा में क्या कर रही थी। मैंने फिर से उनसे पूछा, अरे भैया कहाँ हैं? क्या उनकी यहाँ नौकरी लगी है? भाभी ने कहा, भैया तो गांव में ही है, बस मैं अकेली ही आगरा आई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, आप किसके पास आई हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पास। पहले मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पता लगा तुम यहाँ हो तो मैं भी आगरा आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने पूछा, आप मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं लेने आता हूँ। उन्होंने बताया वो बस स्टैंड के पास वाले रेस्टोरेंट पर बैठकर मुझे फोन कर रही हैं। मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली और उनको मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दी और मुझे गले लगा लिया। मैं भी उनके गले लगा और फिर उनके साथ बैठ गया। मैंने पूछा, भाभी क्या आपने कुछ खाया पिया? उन्होंने कहा, हाँ 4 चाय के साथ 2 समोसे खा चुकी हूँ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी कहा, मुझे भी अच्छा लगा भाभी, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए। और यहाँ कैसे? भाभी ने जवाब दिया, मैं घर छोड़कर आई हूँ और मुझ में अपने माता पिता के घर जाने की हिम्मत नहीं है। जब मैं घर से झगड़ा कर निकली थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सारी सहेलियां भी अब शादीशुदा हैं, इसलिए मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं पहले तुम्हारे घर दिल्ली गई थी, मैंने उन्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मम्मी से पता चला कि तुम आगरा में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे पास होटल में रहने के लिए कुछ पैसे हैं, हो सके तो मुझे यहाँ कहीं नौकरी भी दिलवा दो। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी उनको शांत करते हुए कहा, देखो भाभी, ये बात नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, पर ये दुनिया अकेली औरतों के लिए ठीक नहीं है और मैं आपको अपने साथ भी नहीं रख सकता क्योंकि मैं एक बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। तो अगर आप मेरी मानो तो आप घर वापस चले जाओ। भाभी और जोर से रोने लगी और गुस्से से मुझसे बोली, मैं ये सब सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं समझते कि मेरे दिल में क्या है। मैंने तो बस तुम्हें अपना माना और तुम भी यही कह रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनने आई हूँ। मुझे लगा कि तुम ही हो जो मेरी बातें सुनोगे।
लेकिन तुमने भी बाकियों की तरह मुझे घर वापस जाने को कहा। मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहती थी, जो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास नहीं है। यह सुनकर मैं उदास हो गया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, देखो सबसे पहले तो आप रोना बंद करो। मैं बस यही चाहता हूं कि आप खुश रहो, पर अगर आप घर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। पहले हम आपके रहने का इंतजाम करेंगे और फिर आराम से बात करेंगे। हर समस्या का हल होता है तो हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मैं उन्हें एक होटल में ले गया। होटल वाले ने जैसे ही हमारे आईडी कार्ड मांगे मैंने दे दिए और मुझे वहां बताना पड़ा कि हमारा रिश्ता पति पत्नी का है। भाभी भी मेरे पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, तुमने हमारा रिश्ता पति पत्नी का क्यों लिखवाया? मैंने जवाब दिया, देखो भाभी, मेरा दोस्त इस होटल में आता रहता है और एक बार वो पुलिस रेड में पकड़ा भी गया था, तो उसने मुझे बताया था कि अगर किसी छोटे होटल में रहना है तो पति पत्नी लिखवाना ही चाहिए। और आप मुझसे छोटी ही लगती हो तो मैं कोई और रिश्ता कैसे लिखवाता? क्या आपको बुरा लगा? भाभी ने कहा, नहीं नहीं जीतू, मुझे तो बस जानना था। अब तुम भी मुझे आंचल ही कहो ना, किसी ने भाभी सुन लिया तो शक करेगा ना। मैंने भी उनकी बात सुनकर हामी भर दी और उनके साथ बैठकर पूरी बात सुनी। दरअसल उनकी असली समस्या उनका मां न बन पाना था। इतने साल हो गए थे पर वो मां नहीं बन पाई थी। इस बात को लेकर उनके घर में लड़ाई होती रहती थी। सास ससुर ने यहाँ तक कह दिया था कि भैया की दूसरी शादी करवा देंगे। और कुछ दिन पहले ही भाभी को भैया ने बहुत मारा था और अब तो रोज ही वो हाथ उठाने लगे थे। मैं भी सोच रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। मैंने भाभी से पूछा, क्या आपने डॉक्टर से टेस्ट करवाए हैं? उन्होंने कहा, हाँ करवाए थे, और डॉक्टर ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और रोने लगी। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और चुप हो जाने को कहा, लेकिन वो कुछ देर तक रोती रही और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि उनको चुप कैसे कराऊं। शाम को जब माहौल कुछ ठीक हुआ मैंने कॉफी मंगवा ली। अब आंचल भी बात करने की स्थिति में थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि आप पर क्या बीतती होगी और मैं देखता हूँ कि कहीं आपकी नौकरी लग जाए, पर पहले आपके रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। इस होटल में रहने से तो आपके क्या मेरे भी पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं देखता हूँ अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल मिल सके तो। आंचल ने मेरी तरफ देखा और कहा, कल से मैं पहले एक कमरा ही ढूंढना शुरू करती हूँ, पर सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी बात समझी। मुझे याद आया, क्या आपको अभी तक भैया का फोन नहीं आया? उन्होंने कहा, नहीं, और अपना फोन देखते हुए कहा, वो तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनकी दूसरी शादी के बीच जो कांटा था वो निकल गया। शाम भी ढल रही थी तो मैंने कहा, आंचल अब मैं चलता हूँ, सुबह आ जाऊंगा और देखता हूँ अगर ऑफिस से छुट्टी मिल सके तो कल साथ में घर ढूंढ लेंगे। आंचल ने चौंकते हुए कहा, क्या मुझे यहाँ अकेली रहना पड़ेगा? प्लीज अगर हो सके तो रुक जाओ ना मेरे साथ। मैंने सोचते हुए कहा, आंचल क्या तुम्हें मुझसे डरने लगता? मैं भी तो एक जवान लड़का हूँ। आंचल ने कहा, मुझे क्या तुमसे डर लगेगा भला? और तुमसे ही डर लगता तो तुम्हारे पास क्यों आती? मैं हंस पड़ा और कहा, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम बेड पर लेट जाना। रात को हमने डिनर किया और मैंने अपनी शर्ट उतारी और सोफे पर लेट गया। आंचल ने भी बैग से अपना नाइट सूट निकाला और बाथरूम से चेंज करके बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन अभी भी हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम बातें कर रहे थे। तभी आंचल ने मुझसे कहा, तुम भी बिस्तर पर ही आ जाओ, जब नींद आएगी तुम सोफे पर चले जाना। मैंने भी उनकी बात मान ली और बिस्तर पर आ गया। खिड़की से होती हुई थोड़ी सी रोशनी कमरे तक आ रही थी और आंचल भी उस रोशनी में मुझे दिख रही थी। उन्होंने एक हल्के रंग का नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें उनके जिस्म का आकार साफ नजर आ रहा था और मैं उनके साथ लेटा हुआ उनकी सांसों का चलना सुन सकता था। आंचल ने भी मेरी तरफ को अंगड़ाई ली और उनका एक पैर मेरी टांगों पर रख दिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। आंचल ने कहा, याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने कहा, हाँ, उस दिन तो आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। आंचल ने कहा, उस समय मेरी शादी को 2 महीने ही तो हुए थे और जहां जाती थी सभी के पैर छूती ही रहती थी। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि तुमसे अपना रिश्ता बन जाएगा। तुम्हें पता है, जब तुम हमारे घर समोसे लेकर आते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उससे ज्यादा अच्छा मुझे तुम्हारे साथ बातें करने में लगता था। हम घंटों बातें करते थे। मैंने भी पुराना वक्त याद करते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, पर भैया को मेरा घर आना अच्छा नहीं लगता था ना? आंचल ने जवाब दिया, बात तुम्हारे आने की नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। बस कहते थे खाना बना दो, कभी टांगे दबा दो और खुद बिना बात किए सो जाते थे। तो एक दिन मैंने भी उनसे कह दिया कि भाई तुमसे अच्छा तो जीतू है, उसे बात करनी तो आती है। इस बात पर भी उन्होंने मुझे मारा था। अच्छा, मेरी तारीफ कर दी थी, इस बात पर मारा आपको? मैं कभी उन्हें समझ नहीं पाया। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको भैया ने मारा। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम क्यों सॉरी बोलते हो? तुम्हें देखकर तो मुझे यकीन हुआ था
कि सच में तुम जैसा भी किसी का पति हो सकता है जो अपनी पत्नी को समझ पाएगा। मेरा तो क्या है, पहले पापा भी कम ही बात करते थे, शादी हुई तो पति भी उनके जैसा ही मिला। तुम तो किसी भी लड़की के सपनों में आने वाले राजकुमार हो, जो बड़ी किस्मत वाली को ही मिलता है। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। और ये कहते ही वो चुप हो गई। मैंने मध्यम रोशनी में उनको देखा और कहा, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं? मेरे जैसे तो लाखों हैं, लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई है वो कम ही लड़कियों में होती है। आंचल मुझे ही देख रही थी और उसकी आंखें गहरी और पानी से भरी हुई थी। मैं भी उसकी आंखों में खो रहा था। मैंने भी अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और उन्होंने अपना सिर मेरी बाजू पर रख दिया और मेरे पास आ गई। पहली बार मैं उनके इतने करीब था, हमारे होंठ मिलने ही वाले थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उन कपकपाते होंठों को अपने होंठों से छू लूं। तभी उन्होंने कहा, क्या कुछ चाहिए तुम्हें? उनके होंठ इतने पास होने के कारण बोलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा, हाँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तभी वो उठी और अपनी साइड पे पड़ी बोतल मेरे पास ले आई। जैसे मैंने बोतल पकड़ी, उन्होंने वो छोड़ी ही नहीं और कहा, क्या मैं पिला दूं पानी? मैं भी उनकी आंखों में शरारत देख रहा था। तो मैंने कहा, आप ही तो पिला रही हो, अब बोतल भी दे दो। उन्होंने कहा, मुझे एक मौका तो दो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा, बताओ कैसे पानी पिलाते हैं? पहले उन्होंने मुझे लेटने को कहा और जैसे ही मैं लेटा, उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल अपने मुंह से लगा दी। अब उनके मुंह में पानी था और वो अपने होंठ मेरे होंठों के पास लाई। मेरे होंठों से होंठ लगाते हुए उन्होंने मुझे आंखों से इशारा किया और मैंने अपने होंठ खोल दिए, जिससे वो मुझे पानी पिला सके। सच में मेरे तो होश उड़ चुके थे। उन्होंने ऐसा करते हुए 3-4 बार मुझे पानी पिलाया और इससे मेरी प्यास बुझी तो नहीं थी, उल्टा बढ़ चुकी थी। जब वो फिर से मेरे होंठों के पास आई तो मैंने उनके होंठों को अपने होंठों से पकड़ लिया और उन्हें चूमने लगा। मेरी जिंदगी में ये पहली बार था कि मैं किसी लड़की के साथ था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बिजली के झटके महसूस हो रहे थे। उसका चेहरा भी लाल हो रहा था और वो मुझे चूम रही थी। फिर उसने मुझसे कहा, आज तुम मेरे पति बने हुए हो तो अपनी बीवी को इतना क्यों तड़पाते हो? आओ मेरी आग बुझाओ, जिसमें मैं 1 साल से जल रही हूँ। फिर मैं भी अपनी हद से बाहर निकल गया। मैंने उनके कपड़े उतारे और फिर अपने भी। मैंने उनके कपड़े उतारे और फिर अपने भी और उनके ऊपर आ गया। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, मेरे शरीर की आग बुझा दो। मैं भी मदहोशी में था और हम दोनों अब प्यार के सागर में गोते लगा रहे थे। वो भी मेरा नाम लेकर सिसकियां लेती रही और फिर हम दोनों शांत हो गए, एक दूसरों की बाहों में सो गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो आंचल कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वो बाथरूम में होगी। जब वो थोड़ी देर बाद भी बाहर नहीं आई तो मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। जब मुझे कुछ आवाज नहीं आई तो मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे एक खत पर पड़ी और जब मैंने वो खत पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खत आंचल का था और उसमें लिखा था, मुझे पता है कि जब तुम मेरा ये खत पढ़ोगे तो तुम मुझसे नफरत करोगे, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। दरअसल जब मैंने तुम्हें बताया कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, वो सच था, पर कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे भाई में है। डॉक्टर ने प्रेग्नेंट होने के कई तरीके सुझाए, पर वो सब हमारी हैसियत से बाहर थे। इस वजह से तुम्हारे भाई जिंदगी से उदास हो गए थे और उनकी दूसरी शादी के बारे में भी जो मैंने बोला वो भी झूठ था। तो जब कोई चारा नहीं बचा तो मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे तुम पहले दिन से ही बहुत पसंद थे, पर आज मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और सच्चे दिल से तुम्हें पति मानकर ही तुम्हारे हवाले अपना जिस्म किया था। पर हमारे रास्ते कभी नहीं मिल सकते, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे भाई को भी सब पता है, इसलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की आएगी जो तुम्हारी ज़िंदगी प्यार से भर देगी। इससे ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए मैं अलविदा कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने उस खत को कितनी बार पढ़ा था, पर सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि प्यार का एहसास कैसा होता है। लेकिन मेरे दिल में दर्द था और आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैंने उसे फोन करना चाहा पर फोन बंद था। मुझे संभलने में कुछ दिन लगे और 2 साल बाद मेरी शादी भी हो गई। पर आज कई सालों बाद मैं आंचल के घर पर था और उसके घर में एक 6 साल का बच्चा खेल रहा था, जिसे मैंने गले लगाया और बाहर आ गया। आज मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी का वो दिन कभी नहीं भूल सकता जिसने पहली बार मेरे दिल में प्यार जगाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जिंदगी का ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।